गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बेटा हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आवर न्यू चैप्टर इज़ इंडिया एग्रीकल्चर। आज हमारा 13th चैप्टर है एग्रीकल्चर का। तो इसके अंदर हम भारत की जो एग्रीकल्चर है, भारत की जो कृषि है, उसके बारे में हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो भारत है उसे एग्रीकल्चरल कंट्री के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 50% जो लोग हैं वो किससे जुड़े, उनकी जो आजीविका का साधन है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए हैं। एग्रीकल्चर के अंदर केवल फार्मिंग ही नहीं आती है, बल्कि इसके अंदर एनिमल रियरिंग और फिशिंग भी एग्रीकल्चर में ही आती है। तो सबसे पहले हम फार्मिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ फार्मिंग। तो देखिए, इसके अंदर जब सेम प्रकार के प्लांट्स को एक बहुत बड़े एरिया के अंदर ग्रो किया जाता है तो उसे क्रॉप कहा जाता है। ऑल दीज एक्टिविटीज़, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं जो क्रॉप ग्रोइंग के अंदर लगती हैं, उन सभी एक्टिविटीज़ को फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। जो इंडिया है वो फार्मिंग रिसोर्सेज के अंदर बहुत ज़्यादा रिच है। बहुत ही ज़्यादा फार्मिंग रिसोर्सेज होते हैं यहाँ पर, जैसे जो फर्टाइल सोइल होती है, इनफ वाटर फॉर इरीगेशन, उसे उसकी सिंचाई के लिए जो पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे भारत की जो सोइल है बहुत फर्टाइल है, उपजाऊ है, यहाँ पर पानी भरपूर मात्रा में है। और जो भारत का जो क्लाइमेट है वो बिल्कुल सूटेबल है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए। तो इसलिए जो भारत है उसके अंदर सबसे ज़्यादा कृषि कार्य किया जाता है। जो फार्मिंग है वो हमें ना केवल फूड खाना देती है, बल्कि रॉ मटेरियल्स भी प्रदान करती है, जिसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के नाम से जाना जाता है। अब देखिए बेटा, जो क्रॉप के सीजन होते हैं, सीजन्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। इंडिया हैज़ मेनली 2 क्रॉप सीजन, खरीफ सीजन एंड रबी सीजन। अब देखिए, जो खरीफ सीज़न है उसके अंदर देखिए, जो खरीफ सीज़न है वो प्री मानसून से शुरू होता है, और इस जो खरीफ सीजन है उनको इनकी जो क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है वो ऑटम सीजन के अंदर इन्हें हार्वेस्ट कर लिया जाता है, यानी इन्हें काट लिया जाता है। और जो सबसे मेजर खरीफ की फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं? राइस, मेज, मिलेट्स, पल्सेस, ग्राउंडनट, कॉटन, जूट। आगे बेटा रबी सीजन, दूसरा सीजन आता है रबी का सीजन। जो रबी का सीजन होता है वो विंटर जब स्टार्ट होता है, सर्दियाँ स्टार्ट होती है, उस समय रबी सीजन भी स्टार्ट हो जाता है, और ये बसंत ऋतु में ख़त्म होता है, स्प्रिंग सीजन में ये ख़त्म होता है। और मेन रबी की क्रॉप्स कौन कौन सी है? वीट, ग्राम, मस्टर्ड, बार्ले, ये सारी मेन रबी की क्रॉप्स हैं। आगे आता है बेटा टाइप्स ऑफ क्रॉप। जो क्रॉप्स होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? तो जो क्रॉप्स हैं उन्हें 2 टाइप्स में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज फूड क्रॉप एंड सेकंड वन इज कैश क्रॉप। अब सबसे पहले हम फूड क्रॉप्स देखते हैं। देखिए, फूड क्रॉप्स होते हैं जिससे हमें खाना मिलता है। फूड क्रॉप्स आर ग्रोन टू बेसिक फूड आइटम्स। सम इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप्स लाइक राइस, वीट, मेज, मिलेट्स। मिलेट्स के अंदर बेटा क्या क्या आता है? ज्वार, बाजरा, रागी और पल्सेस, ये सारी चीज़ें फूड क्रॉप में आती हैं। जो अलग अलग प्रकार की फूड क्रॉप्स होती हैं वो अलग अलग स्टेट्स की स्टेपल फूड के रूप में आती हैं। तो देखिए, कौन कौन सी फूड क्रॉप कौन कौन से स्टेट की स्टेपल फूड है। स्टेपल होता है प्रमुख आहार। तो सबसे फर्स्ट आती है बेटा राइस। जो राइस है वो हमारे भारत की सबसे मेन फूड क्रॉप है। फर्स्ट नंबर पर राइस आती है। हमारे भारत की जो 20% जो राइस है वो पूरे वर्ल्ड के का जो मतलब राइस प्रोडक्शन है उसमें भारत का 20% योगदान होता है। और यह ईस्टर्न और सदर्न पार्ट, जो इंडिया का ईस्टर्न और सदर्न पार्ट है, उसका स्टेपल फूड है। और जो राइस है वो ऐसे एरियाज़ में ग्रो की जाती है जहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट हो, ह्यूमिड हो, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती हो, क्योंकि राइस के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। और जो राइस है वो हमारे भारत में वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, आसाम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला, इन सारी स्टेट्स के अंदर राइस को ग्रो किया जाता है। सेकंड नंबर आता है वीट का। वीट में देखिए बेटा, जो वीट है वो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप है भारत की। और जो पूरे वर्ल्ड की जो वीट प्रोडक्शन है उसके अंदर भारत का 10% योगदान होता है। यह नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्ट पार्ट, जो भारत का नॉर्थ वेस्ट पार्ट है और नॉर्थ नॉर्दर्न पार्ट है, वहाँ के जो लोग हैं उसका ये मुख्य आहार है। वीट होता है गेहूँ। इट रिक्वायर्स कूल, ये इसके लिए क्या है? बहुत ही ठंडे और नमी वाले वातावरण की ज़रूरत होती है। और जब इन्हें काटा जाता है उस समय सूखा और गर्म वातावरण होना चाहिए। जो वीट है वो मोस्टली पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के अंदर ग्रो किया जाता है। आगे आता है बेटा मेज़। मेज़ होती है मक्का, जिसे हम कॉर्न भी बोलते हैं। तो इसके अंदर देखिए, जिसे हम देसी भाषा में भुट्टा बोलते हैं।
तो देखिए मेज या कॉर्न क्या है, ये हमारी 3rd नंबर की फूड क्रॉप है भारत की, और पूरे भारत का संसार के अंदर मेज प्रोडक्शन में 6 नंबर का स्थान है। 6ठे नंबर पर भारत मेज प्रोड्यूस करता है। जो मेज है उसको ठंडे और सूखे वातावरण की ज़रूरत होती है, और ये मेनली यूपी, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और बिहार में इसे ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट आता है बेटा मिलेट्स। मिलेट्स होते हैं मोटे अनाज। तो मोटे अनाज के अंदर देखिए क्या क्या आता है, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सबसे मेन इसके अंदर मिलेट्स में आते हैं। और जो इंडिया है वो हमारे पूरे संसार के अंदर बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है मिलेट्स का। दीज आर खरीफ क्रॉप्स। ये खरीफ क्रॉप्स ही हैं जिन्हें क्या है, रिक्वायर्ड डैम्प, रागी को डैम्प क्लाइमेट की आवश्यकता होती है, ज्वार को मॉइस्ट की, और बाजरा को ड्राई यानी सूखे वातावरण की ज़रूरत होती है। भारत के अंदर ये गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र में मिलेट्स को ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट है पल्सेस। पल्सेस होता है दालें। अब दालें देखिए जिसमें ग्राम, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर, पीज, ये सारी दालों में आते हैं। और जो भारत है वो पूरे संसार के अंदर बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, दालों का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, और ये मोस्टली पूरे भारत के अंदर ही दालों को ग्रो किया जाता है। आगे आती है बेटा कैश क्रॉप्स। अब तक हमने पढ़ा है वो फूड क्रॉप्स था, 2nd नंबर आता है कैश क्रॉप्स का। कैश क्रॉप्स क्या होती है, देखिए क्रॉप्स दैट आर ग्रोन फॉर अर्निंग मनी। ऐसी क्रॉप्स जिन्हें पैसा कमाने के लिए ग्रो किया जाता है, इन्हें कैश क्रॉप के नाम से जाना जाता है। दीज आर यूज इन मैनी इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल्स। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर इन्हें रॉ मटेरियल के रूप में भी यूज़ किया जाता है। अब हम कुछ जो इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आपका आता है बेटा शुगर केन। शुगर केन होता है गन्ना। इंडिया इज़ द 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। जो भारत है वो पूरे संसार के अंदर 2nd नंबर यानी कि दूसरे नंबर पर शुगर केन प्रोड्यूस करने में 2nd नंबर पे आता है। शुगर केन को शुगर और जैगरी होता है गुड़, चीनी और गुड़ बनाने में यूज़ किया जाता है। शुगर केन के लिए हॉट और ह्यूमिड मतलब नमी वाला, वो गर्म और ह्यूमिड मतलब उमस वाला क्लाइमेट इसके लिए ज़रूरत होती है, और प्लेंटी ऑफ रेनफॉल और बहुत अधिक मात्रा में बारिश की ज़रूरत होती है। यूपी, उत्तर प्रदेश इज लीडिंग प्रोड्यूसर। भारत के अंदर जो उत्तर प्रदेश है वो इसका सबसे नंबर 1 आता है शुगर केन प्रोड्यूसिंग में। और इसके अलावा और कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर शुगर केन गन्ना बोया जाता है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और बिहार। 2nd नंबर आता है बेटा ऑयल सीड्स। देखिए ऑयल सीड्स होते हैं जिनसे तेल प्राप्त होता है, जो तिल वाली जो चीज़ें होती हैं, जैसे इसके अंदर क्या क्या आती हैं, मस्टर्ड, ग्राउंड नट, सीसम, सनफ्लावर एट्सेट्रा। जो ये सारी क्रॉप्स होती हैं इन्हें गर्म वातावरण की और मॉडरेट रेनफॉल यानी कि ना तो बहुत कम और ना ही बहुत ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत होती है, इन्हें मीडियम रेनफॉल की ज़रूरत होती है। गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑयल सीड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा जूट। जूट में देखिए जूट है बेटा, जूट इज़ यूज टू मेक कारपेट। जो जूट है उससे कारपेट्स बनाए जाते हैं, रोप्स रस्सियाँ बनाई जाती है, बैग्स, गनी बैग्स, ये सारी चीज़ें जूट से बनाई जाती हैं। और जो भारत है वो पूरे संसार के अंदर जूट प्रोड्यूसिंग में इसका बहुत अहम स्थान है। इसके लिए हाई टेम्परेचर और ह्यूमिड कंडीशन इन दोनों की ही ज़रूरत होती है, और इसे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यह मेन रूप से वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसे ग्रो किया जाता है। वेस्ट बंगाल, भारत के अंदर जो वेस्ट बंगाल है वो जूट प्रोड्यूसिंग में सबसे नंबर 1 पर आता है। आगे है बेटा कॉटन। कॉटन में देखिए दिस इज यूज टू मेक क्लॉथ्स। जो कॉटन है इसे कॉटन से कपड़े बनाए जाते हैं। कॉटन होता है बेटा कपास, या इसे हम रुई भी बोलते हैं। तो जो कपड़े हैं वो इससे कपास से ही बनाए जाते हैं, और जो भारत है उसका पूरे संसार के अंदर 2nd नंबर आता है। 2nd नंबर पर जो हमारा भारत है वो कपास का उत्पादन करता है, प्रोड्यूस करता है। जो कॉटन क्रॉप्स हैं उसे बहुत अधिक सनशाइन मतलब सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत होती है, गर्म मौसम की ज़रूरत होती है, मॉडरेट रेनफॉल यानी कि मीडियम रेनफॉल की ज़रूरत होती है। भारत में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र,
पंजाब, तमिलनाडु, यहाँ पर कॉटन को बहुत अधिक मात्रा में ग्रो किया जाता है। आगे है बेटा टी होती है चाय। अब देखिए, दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज बेवरेज। बेवरेज होता है पेय पदार्थ जिन्हें हम पीते हैं। तो जो चाय है वो हमारे भारत के अंदर बहुत ही कॉमनली, मतलब बहुत अधिक मात्रा में चाय का यूज़ होता है। और जो इंडिया है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, हमारे पूरे संसार के अंदर जो चाय है उसका उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। टी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट टू ग्रो। जो चाय है उसके लिए गर्म और वेट, गीले वातावरण की, नमी वाले वातावरण की ज़रूरत होती है। और जो आसाम है भारत के अंदर वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है चाय के उत्पादन में। इसके अलावा वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में भी चाय का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट आता है बेटा कॉफ़ी। कॉफ़ी देखिए, दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट बेवरेज। जो कॉफ़ी है वो भी क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पेय पदार्थ है। और जो भारत है उसका कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग में हमारे भारत का 6th नंबर आता है पूरे संसार के अंदर। इसको जो कॉफ़ी है उसको हैवी रेनफॉल की और ठंडे वातावरण की ज़रूरत होती है। और जो कॉफ़ी है वो कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला में सबसे ज़्यादा ग्रो की जाती है। आगे आता है बेटा स्पाइसेस यानी कि मसाले। मसाले में देखिए, स्पाइसेस इंक्लूड क्लोव्स, ब्लैक पेपर, चिलीज़, कार्डामम, चिन्नामॉन, टर्मरिक एट्सेट्रा, यानी कि स्पाइस होता है मसाले। इन सारे मसालों की भारत जो अलग अलग जो मसाले हैं इनका प्रोडक्शन होता है। और जो भारत है उसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में मसालों को प्रोड्यूस किया जाता है। जो मसाले हैं उन्हें हैवी रेनफॉल की और ठंडे क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। और दे आर ग्रोन इन केरला एंड कर्नाटका। इन्हें केरला और कर्नाटका में ग्रो किया जाता है। और जो केरला है उसे स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। आगे बेटा, अपार्ट फ्रॉम दीज कैश क्रॉप्स एंड फूड क्रॉप्स, कैश क्रॉप और फूड क्रॉप्स के अलावा हमारे भारत के अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को भी ग्रो किया जाता है। और जो हमारी सरकार है उसने हमारे भारत के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए को इंक्रीज़ करने के लिए, इसे बढ़ाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो किया है, विच इंक्लूड एजुकेटिंग फार्मर्स। इसके अंदर क्या है, जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उन्हें एजुकेट किया जाता है। और अब अबाउट न्यू मेथड्स ऑफ, किस लिए, ताकि वो फार्मिंग की जो नई नई मेथड्स हैं और उन्हें यूज़ कर सकें, ताकि हाई क्वालिटी के जो सीड्स हैं उसे यूज़ करके एंड बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़, और अच्छी सिंचाई सुविधाओं के द्वारा क्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। इसके अलावा जो फार्मर्स हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड वेरी लो इंटरेस्ट रेट्स। और इसके अलावा जो फार्मर्स हैं उन्हें क्या है, लोन्स जो प्रोवाइड किया जाता है वो बहुत ही कम इंटरेस्ट के ऊपर प्रोवाइड करवाया जाता है। आगे आता है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है लाइव स्टॉक। अब लाइव स्टॉक में देखिए, लाइव स्टॉक में क्या है बेटा, एनिमल रियरिंग, फिश फार्मिंग एंड पोल्ट्री फार्मिंग। एनिमल रियरिंग पशुओं को पालना, फिश मछलियों को पालना, और पोल्ट्री फार्मिंग होता है बेटा जिसमें मुर्गियों को पाला जाता है। ऑल्सो केम अंडर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। ये भी सारी चीज़ें क्या हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में आती हैं। एनिमल्स दैट आर कैप्ट और रेज्ड ऑन अ फार्म फॉर लेबर और टू प्रोड्यूस फूड। जो एनिमल्स होते हैं उन्हें फार्म के अंदर, फार्म हाउसेस के अंदर रखा जाता है, किस लिए, फूड प्रोड्यूस करने के लिए, फाइबर लेने के लिए, और इसके अलावा अदर यूज़फुल कमोडिटीज़ के लिए लाइव आर नोन एज लाइव स्टॉक। इन्हें लाइव स्टॉक का नाम दिया गया है। कैटल रियरिंग, तो इसमें सबसे पहले नाम आता है बेटा कैटल रियरिंग का। देखिए, काउज एंड बफेलोज आर टुगेदर कॉल्ड कैटल। जो काउज हैं, बफेलोज हैं, इन्हें दोनों को ही क्या है, कैटल के नाम से जाना गया है। कैटल रियरिंग इज एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन इन इंडिया। जो कैटल रियरिंग है वो हमारे भारत के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन है। कैटल आर रियर्ड मेनली फॉर ऑब्टेनिंग मिल्क। जो कैटल्स हैं यानी काउ और बफेलोज हैं, गाय और भैंस, इनसे दूध प्राप्त किया जाता है। और जो दूध है उससे चीज़, कर्ड, बटर, स्वीट्स और बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। सॉलिड वेस्ट ऑफ कैटल इज कॉल्ड डंग। और जो गाय का गोबर होता है उसे डंग का नाम दिया गया है, जिससे मैन्यूर, जिससे खाद तैयार की जाती है। और जो ये खाद होती है वो बहुत ही यूज़फुल फ्यूल होता है, जिसे गोबर गैस के नाम से जाना जाता है। आवर गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ कैटल
बाय प्रोवाइडिंग दैम विद हेल्दी डाइट। और जो हमारी सरकार है वो इन कैटल्स को हेल्दी डाइट देकर ज़्यादा से ज़्यादा इनसे प्रोडक्ट्स तैयार करवाना चाह रही है हेल्दी डाइट देकर। और ऑल दिस लैड टू इंक्रीज़ द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। और ये सारा कार्य इसलिए किया जा रहा है ताकि मिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। आगे आता है बेटा फिशिंग। फिशिंग में देखिए, फिशेज़ आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड। जो फिशेज़ होती है, मछलियाँ होती है, वह क्या है, भोजन का बहुत ही मुख्य स्रोत होती हैं, स्पेशली इन कोस्टल एरियाज़। ख़ास तौर पर जो कोस्टल जो एरियाज़ होते हैं, समुद्र के पास वाले एरियाज़ होते हैं। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। भारत की बहुत ही बड़ी कोस्ट लाइन है। इंडिया हैज़ मैनी वेराइटी ऑफ फिशेज़। भारत के अंदर बहुत सारी प्रकार की फ़िशेज़ हैं, जैसे हैरिंग, सरडाइन, ट्यूना, सलमॉन, मैक्रेल इन ओपन सीज़। ये सारी कहाँ हैं बेटा, जो बड़े बड़े समुद्र होते हैं उसके अंदर ये सारी फिशेज़ की वैरायटीज़ पाई जाती हैं। रेजिंग फिशेज़ इन आर्टिफिशियल पॉन्ड्स फॉर कमर्शियल पर्पज़ इज़ नोन एज पिस्सीकल्चर। और रेजिंग फिश इन आर्टिफिशियल पॉन्ड्स, जब आर्टिफिशियल जो पॉन्ड्स होते हैं, तालाब होते हैं, उसके अंदर जब फिशेज़ को, मछलियों को रेज़ यानी कि पाला जाता है, किसके लिए, कमर्शियल पर्पज़ के लिए, व्यापार के लिए, तो इसे पिस्सीकल्चर के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट हेडिंग है पोल्ट्री फार्मिंग। अब देखिए बेटा, पोल्ट्री फार्मिंग क्या होती है। पोल्ट्री फार्मिंग मीन्स rearing of hens, ducks and geese for meat and eggs. It is done throughout India। जो पोल्ट्री फार्मिंग है उसका अर्थ होता है हैंस, डक्स और गीज, इन सभी को मीट और एग्स के लिए जब इन्हें एक साथ फार्म के अंदर रखा जाता है, फॉर्म के अंदर रख के उन्हें पाला जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उस एरिया को पोल्ट्री फार्मिंग कहा जाता है। और इट इज़ डन थ्रू आउट इंडिया। और यह पूरे भारत के अंदर इस कार्य को किया जाता है। पोल्ट्री फार्मिंग इन इंडिया वाज मोस्टली अ बैकयार्ड वेंचर टिल 1960s। और जो पोल्ट्री फार्मिंग है वो हमारे भारत के अंदर 1960 से पोल्ट्री फार्मिंग का कार्य किया जा रहा है। बट इट हैज़ इंक्रीज ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, इसकी प्रोडक्शन में भी इंक्रीज़ होता गया। टुडे इंडिया इज़ वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट एग प्रोड्यूसर। और आज हमारा भारत पूरे संसार के अंदर 5th नंबर पर एग प्रोड्यूस करने में आता है। एंड 18th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ब्रोलियर्स। और ब्रोलियर्स के अंदर इसका 18th नंबर आता है। साइज ऑफ दिस इंडस्ट्री इज़ 5,000 to 50,000 बर्ड्स पर वीक। जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसके अंदर 5,000 से 50,000 बर्ड्स पर वीक हैं। यानी मतलब इतना बड़ा साइज़ है कि उसके अंदर 5,000 से 50,000 बर्ड्स उसमें आ सकती हैं। पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ एग्स इज ओनली 7.7 पर एनम इन एरियाज़ एज़ कम्पेयर टू 17.8 पर एनम इन अर्बन एरियाज़। यानी कि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर जो एग्स हैं उसका 7.7 पर एनम उसका यूज़ होता है। लेकिन जो अर्बन एरिया यानी शहर है वहाँ पर 17.8 पर एनम एग्स को यूज़ किया जाता है। पोल्ट्री इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट्स ओवर 27.25% टू द नेशनल इनकम। और जो एग्स से जो प्रोडक्शन होती है वो पूरे मतलब नेशनल जो इनकम है उसके अंदर 27% जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका होता है, पोल्ट्री इंडस्ट्रीज़ का ही होता है। तो बेटा ये आपका चैप्टर था, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू।